हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो इंडियन पॉलिटी बूस्टर का सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की है थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देने की। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगाया जा सकता है, इसके पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि वो चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है, 14 दिन पहले उसको लिखित सूचना दी जानी चाहिए और उस लिखित सूचना पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होगा, तभी वह जो है दूसरे सदन में जाएगा। फिर दूसरा सदन उसके ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव जो है वो 2/3 बहुमत से पारित कर देता है। दूसरा सदन भी उस पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके प्रस्ताव जो सिद्ध होता है उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना पड़ता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियां प्रदान हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 प्रकार। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्रदान हैं। वे कौन कौन सी हैं? एक तो आपके एब्सोल्यूट है, दूसरी आपको सस्पेंसिव है, कौन सी? सस्पेंसिव, और तीसरी है पॉकेट। ये 3 प्रकार की जो हैं राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। और इस वीडियो की जो अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की बात आती है तो आपातकाल से संबंधित जितने भी उपबंध हैं वो भारतीय संविधान के भाग 18 में, किस भाग में? भाग 18 में, और अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। एक तो 352, अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राज्यों में, और अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन, मतलब कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और तीसरा होता है अनुच्छेद 360, ये वित्तीय आपात होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले पर सलाह ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, सलाह ले सकता है लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन
को पढ़ के आप सॉल्व करिए कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो कितना वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और जिसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है उपराष्ट्रपति का, 5 वर्ष। इसलिए राज्यसभा के सभापति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होगा, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और उस राज्यसभा के सदस्य से ही उपसभापति चुना जाता है। इसलिए उपसभापति का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा। ठीक है। और राज्यसभा, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता है, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और ऐसे ही कंटिन्यू बना रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में शासन का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था में शासन का संवैधानिक प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। इसीलिए राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में शासन का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में शासन का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और यहाँ पर बात हुई थी संवैधानिक प्रमुख की, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का प्राविधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का प्राविधान किया गया है। तो बात कर लेते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो जो महान्यायवादी होता है वो सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो उसके लिए जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं वही अर्हताएं महान्यायवादी के लिए होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ये कई बार पूछा गया है कि किसको भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, तो वो है महान्यायवादी। तो ये बात हो गई भारत के महान्यायवादी के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 552। ये लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। जब मूल संविधान बना था तब कितनी थी? 500 थी। मूल संविधान में 500 थी, लेकिन इस समय कितनी होगी अधिकतम? 552। अच्छा, 552 में जो है 530 तुम्हारे जो हैं वो राज्यों से होंगे, 20 जो होंगे वो संघीय क्षेत्र से होंगे, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो होंगे वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है आंग्ल भारतीयों को। कौन? आंग्ल भारतीयों को। लेकिन ये अधिकतम संख्या है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोकसभा सदस्य कितने हैं? 545। कितने हैं? 545 हैं। 530 जो हैं वो राज्यों से हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता है आंग्ल भारतीय को, वो हैं। तो कुल मिला के प्रेजेंट टाइम में सदस्य 545 हैं, लेकिन अधिकतम 552 हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के
सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कौन कितनी हो सकती है? तो अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 हो सकती है सदस्यों की संख्या और अधिकतम 500 हो सकती है। न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। लेकिन अपवाद है इसमें। अपवाद ये है कि गोवा में कितनी सीटें हैं? 40। मिजोरम में कितनी है? 40। और सिक्किम में कितने हैं? 32। ये सभी 60 से कम हैं। तो क्योंकि इनको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य को दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 371 के तहत इन तीनों को विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है और उसमें इनकी व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 331, साथ में यह भी बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज करते हैं कभी कभार, तो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है। तो 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है, जबकि अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष। कौन सा? लोकसभा उपाध्यक्ष। और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। बात आती है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये जो है अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, अनुच्छेद 93 के अनुसार। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंकर। कौन थे? अनंत शयनम अयंकर। और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का इस समय लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80। मतलब कितने सदस्य हैं? 80 सदस्य हैं। और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से? 31। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1952। कि कब? 1952। पूरी डेट क्या थी? 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। और इसकी बैठक जो पहली हुई थी वो 13 मई को हुई थी। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 12। और ये 12 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। ठीक है। राज्यसभा में जो है वो आपके अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं अधिकतम। प्रेजेंट टाइम में हैं कितने? 245 हैं। ठीक। जिसमें से 233 जो हैं सदस्य वो संघ की इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 जो हैं
वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये पूरा आंकड़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका के कुल कितने स्तर हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। ठीक है, भारत में न्यायपालिका के कुल कितने स्तर हैं? 3। एक सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय और तीसरा जिला न्यायालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25। वर्तमान में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 25। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, किस अनुच्छेद में? 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 214 में। और आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया है। जो लेटेस्ट बना है 25वां उच्चतम न्यायालय, वो उच्च न्यायालय, वो कहाँ स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्राविधान जो है वो किस अनुच्छेद के दिया गया है? 124 के अंतर्गत, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134A व अनुच्छेद 132 ये सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। अनुच्छेद 134A की बात कर लेते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए इसको प्रमाण पत्र मिलता है। और अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है। 132 में क्या है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 137 के तहत। तो अनुच्छेद 137 के तहत निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन दिया गया है। किसके तहत? 137 के अंतर्गत। और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार होते हैं कितने? उच्चतम न्यायालय के जो होते हैं 6 क्षेत्राधिकार होते हैं। उनमें से एक होता है पुनराविलोकन की शक्ति। ठीक है, तो पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। और यह संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा किए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। ये अनुच्छेद 137 के तहत बताया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्र एवं राज्य संबंध। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? केंद्र एवं राज्य संबंध। सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। 1983 में सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। और इसके अलावा 3 और आयोग गठित किए गए थे। एक था प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा था राजमन्नार आयोग और तीसरा भगवान सहाय समिति। 3 ये और एक चौथा सरकारीय आयोग। ये चारों जो हैं केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 11। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक, 245 से 263 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की जनगणना किस सूची का विषय है? तो इसका करेक्ट आंसर है संघ सूची। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का है। अब बात आती है सूची की। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। और इसमें कितनी सूची दी गई है? 3। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां दी गई हैं। और जो है प्रेजेंट टाइम में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 हैं। राज्य सूची में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 61 विषय हैं। और इसमें समवर्ती में कितने हैं? 52 विषय हैं। संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? संसद कानून बनाती है। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल दल कानून बनाता है। और समवर्ती सूची पर इसके विषय पर कानून बनाता है। तो इस पे संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों कानून में विरोध है, तो संसद द्वारा निर्मित कानून को ही माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य सूची के विषय में संसद की विधायी शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? राज्य सूची के विषय में संसद की विधायी शक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में बताया गया है? तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में बताया गया है। बात करते हैं राजभाषा आयोग की। तो 1955 में, कब? 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। और संविधान के भाग 17 के अनुसार, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1962 में, और वो भी किस में? भारत चीन युद्ध में। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात हम एक क्वेश्चन में पूरी तरीके से कर चुके हैं। पूरी जानकारी हमने उसमें दे दी है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, कौन किससे संबंधित है, और भी जानकारियाँ। तो अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर, कब? 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। और यह उद्घोषणा वापस कब ली गई थी? 10 जनवरी 1968 को। कब? 10 जनवरी 1968 को यह वापस ले ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर है 338A। अनुच्छेद 338A के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। ये तो बात हो गई कि अनुसूचित जनजातियों की आयोग की। और जो है अनुसूचित जाति के लिए किस में है? 338 में। किस में है? 338 में। ठीक है, 338 में जो है वो आपके अनुसूचित जाति का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्राविधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि राज्य के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 243 आई। अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। और भारतीय वित्त आयोग का गठन जो है वो किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत। कब किया गया था? 1951 में। तो जब भारतीय वित्त आयोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 280, और राज्य के लिए वित्त आयोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 आई। और भारतीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्य के वित्त आयोग का राज्यपाल करता है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। तो ये आज के थे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ में ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।